नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे साथ में आज जो खास मेहमान हैं आरसी शर्मा निरंकारी जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ के। बहुत-बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका एटीवी न्यूज़ चैनल पर। हमारे साथ में बलदेव चौधरी जी हैं, जो पत्रकार हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार, अगर हम जी, मानवाधिकार की बात करें तो मानवाधिकार को लेकर के जो संविधान कहता है अनुच्छेद 12 से लेके 25 तक अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की इजाज़त जी, देता है, उसके अंतर्गत ये परिभाषित होता है और मानवाधिकार में सबसे ज़्यादा पुलिस उत्पीड़न देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को, निर्दोष लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, पुलिस थानों में हत्या कर दी जाती है, पुलिस वाले मार डालते हैं, अगर सीधा-सीधा कहें। महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, जातिगत भेदभाव होते हैं। अब आजकल तो भेदभाव दोनों तरफ से हो गए हैं, कहीं दलितों के द्वारा ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, इस पर कोई बात नहीं करता है। सवर्ण जातियों की भी हत्याएँ हो रही हैं और कहीं दलितों का जो लगातार शोषण हो रहा है। जय भीम के नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन परिभाषित दोनों सही ढंग से नहीं किए जाते हैं। इस्लामिक हिंसाएँ भी बहुत सारी लगातार बढ़ रही हैं। मौलानाओं के कट्टर बयान आते हैं, उसके बाद जो हिंसाएँ हैं, वो भी सड़क पर देखने को मिली हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर पूरा देश। भुगतना सभी को पड़ता है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर उल्लंघन हो रहा है, तो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ तो सनातनियों के साथ में, हिंदुओं के साथ में भेदभाव हो रहा है इस देश में। बाकी तो सब लड़ना जानते हैं, मरना जानते हैं, उनके लिए तो संविधान कुछ है ही नहीं। उनके लिए संविधान दूसरे नंबर पे आता है, उनके लिए नेशन भी सेकंड नंबर पे आता है। उनके लिए रिलिजन फर्स्ट और उनके लिए अपनी आसमानी किताब फर्स्ट और शायद इसके बाद में हमारे खिलाफ भी फतवा जारी हो जाए। तो शैतानी किताबों को पहले नंबर पर रखा जाता है, जो दिमाग अलग तरीके का देती हैं। संविधान को हालाँकि पहले नंबर पे रखना चाहिए, उसको लेकर के कहीं कोई वकालत नहीं होती है। मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, उस पर कोई बातचीत नहीं होती है। इसी को लेकर के हम आज चर्चा भी करेंगे और जानेंगे भी। ये जागरूकता की कमी है, जो लोग शोषण का शिकार हो जाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं। आखिर क्या वजह है? कि लगातार इतना बड़ा संविधान, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, आर्थिक पिछड़ापन है, पारंपरिक प्रथाएँ हैं, जहाँ दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, ऐसी भी कुप्रथाएँ चल रही हैं। प्रशासनिक चुनौतियाँ भी हैं, क्योंकि उल्लंघन कोई एक आध व्यक्ति तो करता नहीं है। मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए पार्टियाँ बैठी हैं, सरकारें बैठी हैं, पुलिस बैठी है, प्रशासन बैठा है और फिर रहे बचे अगर जाए कहीं धोखे से कोई बच गया, तो उसके लिए गुंडे भी बैठे हैं और इनसे भी अगर सबसे बच गया, तो फिर आतंकवादी बैठे हैं। धर्म पूछ के मार डालते हैं, सीधे-सीधे गोली, खाओ आप, चलो ऊपर, तो टिकट काट देते हैं। फिर कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर पर बात ही मत करो। अर्ची शर्मा साहब, जी सर, देश भर में बताएँ। अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो हर साल ये आंकड़ा बढ़ता चला जाता है। जी, जी, लगातार बिल्कुल। आंकड़ा बढ़ रहा है, जिस तरह से हिंसा हो रही है, अगर जातिगत भेदभाव की जो है बातचीत की जाए, तो जातिगत आधारित भेदभाव में 8,000 से अधिक मामले आए हैं, बाल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, इसमें 5,000 से अधिक मामले आए हैं, 1200 मामले महिलाओं के खिलाफ हिंसा है, अब तो पुरुषों के खिलाफ भी हिंसा के आने लगे हैं, अब तो पुरुष काट-काट के पैक कर दिए जाते हैं। राजस्थान भी पीछे नहीं है उसमें, कमाल की बात ये है। जी, जी, 600 बिल्कुल सही मामले बताया बाल आपने। श्रम के हैं, 900 मामले जातिगत भेदभाव के हैं, 400 मामले शिक्षा के अधिकार से हैं। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी, इसके मामले जी, भी आए हैं 400 मामले और पुलिस का तो पूछिए मत। इतने मार डाले हैं, कितने मार डाले हैं? आप ये पूछेंगे, थक जाएँगे, मानवाधिकार वाले चक्कर ही इतने नहीं लगा पाएँगे। बस का ही नहीं है, पुलिस वाले तो कहीं किसी को पीट के मार डालते हैं और ये शब्द अगर कह दूँ, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और शायद वीडियो पर हो भी जाए। लेकिन कहने से क्या हिचकना, जिसने अपना पिता खोया, जिसने अपने पति खोए, जिसने अपने बच्चे खोए, उनके दिल पर अगर हाथ रख कर के पूछो, वो क्या संविधान की दुहाई देंगे? उनके लिए संविधान तो उनकी भरपाई नहीं कर पाएगा और संविधान के अनुसार चल कौन रहा है? देश में 2 संविधान हैं क्या? अगर पुलिस वाला मार डाले तो माफ और अगर कोई माफिया मार डाले तो वो साफ। भाई, दोनों ही हैं, एक धारा पर चल रहे हैं, अगर निर्दोष की हत्या कर रहे हैं, दोनों ही हैं। दोनों ही फांसी पर चढ़ने चाहिए। कभी भी किसी पुलिस वाले के लिए कोई फांसी की माँग नहीं की जाती है, कोई संगठन नहीं उतरता है। कभी नहीं कहता है कि इस पुलिस वाले को लटका दो ऊपर, दे दो इसको फांसी। देश के लिए नासूर है, आतंकवादी से ज़्यादा खतरनाक है। संविधान की शपथ लेता है और कानून तोड़ता है। कभी कोई संगठन नहीं आया। जी।
जी, शर्मा जी। जी बताएं। नहीं, मैं देखिए, बता ही रहा था उतने टाइम से, मैं हाँ कौन-सी हाँ सत्यनारायण की हाँ, कथा सुना रहा था, मैं बता ही रहा था। अब आपका अब जवाब मैं स्थिति ये चाहता है। हूँ कि क्या बा- जवाब है पूरे में? हाँ जी। हाँ, बताइए। सबसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से आपका सीधा संपर्क हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। तो इस चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने बलवंत चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और पूरे स्टूडियो को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि भारत देश में ढेर सारी हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। और पुलिस प्रशासन में अधिकतर जो अधीनस्थ अधिकारी अर्थात सिपाही हैं, दरोगा हैं, ये भी अधीनस्थ है, ये स्वयं आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसका आत्मचिंतन होना चाहिए, इसका मनन होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। आखिर पुलिस डिपार्टमेंट जो समाज का प्रहरी है, तो समाज के प्रहरी जब स्वयं आत्महत्या करने लगेंगे, तो समाज की रक्षा कौन करेगा, समाज को न्याय कौन दिलाएगा। और रही मानवाधिकार की बात, तो मानवाधिकार हनन तो पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में हो रहा है, तो क्योंकि मैं ये कह कहीं रहा हूँ, आतंकवादी के सवाल रूप ये था में। मेरा कि हम्म, जो पुलिस वाले लोगों के बच्चे मार डालते हैं, जैसे पिछले महीने एक बच्चे को मारा है, 10,000 रुपए घूस मांगी थी, नहीं दिए तो बच्चा मार डाला। और उसके लिए कि कोई संगठन नहीं आया, फांसी की मांग करनी चाहिए थी, हालांकि कोई संगठन, मतलब क्या लगता नहीं आपको लोगों ने आत्माएं बेच खाई हैं इस देश के संगठनों ने? मतलब इस देश में संगठन तो चल रहे हैं, लेकिन एक भी संगठन आता नहीं है इतनी बड़ी घटना पर। अब सोचिए, एक बच्चा मार दिया जाता है किसी के परिवार का, और पैसे की डिमांड की जाती है खुलेआम, सारा कुछ खुल करके आ गया, और कोई केस नहीं है, कोई दोष नहीं है, और उठा करके ले जाते हैं पुलिस वाले। मतलब क्या है ये? इसे मैं समझना सबसे चाहता हूँ। बड़ी आपने बात तो इसमें, सबसे बहुत सारे केस हाँ, आपने हल किए होंगे। जी, जी, मैं देखता हूँ, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट भी हूँ, इसलिए तमाम जी, इस तरह के केसेस आते रहते हैं। बिल्कुल, मामला ये जी, है, देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करता है, और जी, उसी के खिलाफ यदि हम कुछ करते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन में मामला क्लीन चिट मिल जाती है कि ऐसा हुआ ही नहीं। हुँ, अब इसके लिए साक्ष्य हमको कलेक्ट करने पड़ते हैं, कि साक्ष्य की व्यवस्था करनी पड़ती है। हम किसी को दोषी करार तभी दे सकते हैं जब हमारे हुँ, पास एविडेंस हो, हुँ, क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये तीनों एक साथ होते हैं, तभी कुछ सक्षम है आदमी उसको डिसीजन हुँ, लेकर के उसको कोई। और यहाँ तक की स्थिति है कि न्याय व्यवस्था तो आप समझ ही रहे हैं, न्याय पे कमेंट तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं न्याय हुँ, माननीय न्यायालय में इस तरह का विधि व्यवसाय करता हूँ, तो कमेंट तो हुँ, नहीं कर सकता। लेकिन वास्तव में चिंतनीय है कि यहाँ के जो हमारे माननीय न्यायालय हुँ। के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय जो गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, ये भी पूरा देश जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है, नहीं, क्योंकि भारत व्यक्तिगत में आदमी कुछ कमिट नहीं कहता है। होता है। भारत में विद्रोह होता है। जड़ से सत्ताएँ ऐसी उखाड़ के फेंक दी जाती हैं। मतलब वर्दी पर बहुत घमंड था अंग्रेजों को। आजकल पता है कौन पहन रहे हैं? शादियों में आप जाते होंगे, बैंड बाजे वाले पहन के स्वागत करते हैं। वही जो वर्दियाँ पहन करके पूरे देश को डराया जाता था। तो ये आप समझिए कि ये सत्ता बहुत ज़्यादा दिन रुकती नहीं है लोगों की। ऐसी चीज़ें ये तो आती है। रहती हैं, जाती रहती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। भारत के अंदर मुगल आए, तुगल आए, और ये जो सत्ताएँ हैं, इन सत्ताओं में समझना पड़ेगा लोगों ने, न्याय व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई जज इतना भ्रष्ट घोटाला करता है और उसको फांसी पर नहीं लटकाया जाता है, क्यों उस पर उँगली नहीं उठा सकते? क्यों उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करने से बचते हैं? हमारे भगत सिंह सोचिए, जो फांसी चढ़ गए, और उनके जो रक्त बीज में कौन-सी कमी है भई कि उनके केवल ये सत्ता कुछ गलत करती है, कोई न्याय व्यवस्था गलत करती है, उसके खिलाफ हम बोलने की ताकत नहीं रखते? हम क्या करेंगे आगे चल करके? मतलब क्या जवाब देंगे? ऊपर जाएँगे तो पूर्वजों को मुँह क्या दिखाएँगे? ये मुँह दिखाएँगे कि वहाँ किताब में लिखा था, ये किताब में लिखा था, बोलना नहीं है, मतलब हम मौन हो गए। उसमें अगर ये लिख जाएगा कि नहीं, कल से आप ये काम नहीं कर सकते हो, घर से बाहर नहीं निकलना, रात में ही निकलना है, तो रात में लोग भी गंभीरता क्या से ले, करेंगे फिर? जी, मैं हाँ, ये समझना गंभीरता चाहता हूँ से नहीं विरोध ले क्यों रहा नहीं है। हो रहा है? विद्रोह क्यों नहीं हो रहा है? विद्रोह नहीं होना चाहिए क्या? विरोध होना चाहिए। जी, विद्रोह अब एक अलग चीज़ है, देखिए, लेकिन विरोध तो लोग, कम से कम होना चाहिए। जी, संगठन तो ढेर सारे बने हैं, लेकिन संगठन में यूनिटी नहीं है। लोग सोचते हैं कि मेरे साथ हो रहा, अगले के साथ नहीं होगा। बारी सबकी राइट, आएगी, इस बात का बिल्कुल। ध्यान रखना चाहिए, बारी हमारी भी आएगी। यदि हम आज चुप हैं, तो हमारी जगह पे दूसरा भी कोई चुप हो जाएगा। यदि हमारे साथ अत्याचार होगा, तो उस टाइम और भी कोई चुप रहेगा कि उनके साथ हो रहा, हम क्यों बोलें। इसलिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत संगठन का सृजन इसीलिए किया था कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण, भय, उत्पीड़न, मानवाधिकार हनन जैसी जघन्य घटनाएं हो रही हैं, जिनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। आपको न्याय कहाँ मिलेगा, आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति पीड़ित है, शोषित है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमने इस मंच का सृजन किया,
और इसका हमारा लक्ष्य यही है कि भारत सेवा की मसाल को जन जन तक पहुंचाना है, शोषित ठीक है, पीड़ित अब और हम कुछ उपेक्षित सबको राह ठीक है, बताना है, अब क्षणिकाएं हम कुछ विचलित बात कर न सके जनमानस के एहसास को, रोजी रोटी की राह मिले समझे धन भूखी प्यासों को, ये हमारा ठीक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब अब हमारा प्रयास रहता है कि लोगों को न्याय मिले। भारत देश के 36 प्रदेशों में संगठन संघर्षरत है। अब ये है हमारा प्रयास रहता है कि सभी के लिए हम सहयोग प्रदान करें, लेकिन अकेले से काम नहीं चलना है, पूरे भारत को जगाना होगा, जन जागरण अभियान बिल्कुल, चलाना होगा और जन जन तक हमें पहुंचना होगा, उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी, अधिकारों के लिए उनको जागरूक करना होगा, तभी आशीष शर्मा मानवाधिकारों जी, की रक्षा हो सकेगी। हम अन्यथा जी, जी, जी। जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि संगठन की चीज़ों पर हम लोग बातचीत करें, ज्ञान बहुत है लोगों के पास और लोग सब जागरूक बिल्कुल, करने की हर कोई बात करता है यहाँ, बात हम अब करते हैं मुद्दों पर। जी, पहला सवाल ये है कि दहेज एक बिल्कुल। कुप्रथा है, दहेज को लेकर के लिया और दिया जाता है। इनको लेकर के आज तक आपके संगठन के द्वारा या आप जहाँ कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या कितने केस आते हैं, जी, कितने लोग मुकदमा इस बात को लेकर के लिखवाते हैं कि यहाँ दहेज दिया जा रहा है, साहब इसको पकड़ लो आकर के। पुलिस वाले क्या पकड़ने जाते हैं? दहेज लोड हो रहा है तो क्या वहाँ पकड़ने जाते हैं? अगर नहीं जाते हैं तो इसमें क्या आप बिल कहेंगे, क्या धाराएँ लग सकती हैं और क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? इसको लेकर के मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि ये भी मानवाधिकार के दे जो है अंतर्गत ही आता है। इसमें क्या कार्यवाही हो बिल्कुल, सकती है? बिल्कुल, जागरूकता को लेकर के ही आपको बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि एक-एक चीज़ बिल्कुल, पर बिल्कुल। लोगों को आप जो है अनुच्छेद के साथ में संवैधानिक जो उनके अधिकार हैं, उनके साथ में हनन के साथ में सज़ा और क्या-क्या हो सकता है, वो सारी आप विस्तृत जानकारी दें। तो सबसे पहले दहेज पर मैं चाहता हूँ कि आप बताएँ, दहेज में कौन से एक्ट, कौन-सी धाराएँ लगती हैं, जो बीएनएस नया आया है, बीएसए के तहत जो है, हाँ, क्या साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं और बीएनएसएस के तहत अगर झूठे आरोप भी आएँ, तो वहाँ जो है बीएनएसएस के तहत वो क्या कर सकते हैं? जी। अब देखिए इसमें पहले से धाराएँ जो हमारी 498 ये जो डीपी एक्ट है, वो लागू किया जाता था और इससे पहले जो धाराएँ लगती थी तो गिरफ्तारी पहले तुरंत हो जाती थी, लेकिन अब इस हुँ, समय इंटरिम बेल मिल जाती है और बेल के बाद अपना परमानेंट बेल के लिए बाद में अप्लाई करते हैं, वो हो जाता है। लेकिन इस तरह सीधे आदमी को जेल नहीं भेजा जाता है, एप्लीकेशन दी जाती है, थाने में मीडिएशन होता है, थाने के बाद फिर कोर्ट में मीडिएशन होता है, उसके बाद जब मीडिएशन फेल हो जाता है हमारा, तब इसको दोबारा नहीं, थाने में भेज मैं के उस मुकदमा दहेज लिखवाया की बात जाता है। नहीं कर रहा हूँ। मैं उस दहेज की हाँ, बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, जो झूठा थोपा जाता है। मतलब केस लगने के बाद में दहेज एक मैं उस दहेज की बात हाँ, कर रहा हूँ, जो पहले दिन दिया जाता है। मतलब जैसे कहीं आप हुँ, शादी पक्की करने गए, तो उस दिन आपने 10 लाख रुपए दे दिए, 15 लाख दे दिए, वीडियो फुटेज बन रहा है, सब अच्छा, बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उस दिन अगर कोई फ़ोन करता है कि भई यहाँ पर दहेज प्रथा जो है वो दहेज लिया जा रहा है, दहेज दिया जा रहा है, दोनों के वीडियो अगर कोई भेज देता है, तो ऐसे में क्या हो सकता है? पहले दिन ही। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो दहेज लिया जा रहा है, भई दिया जा रहा है, देखिए ऑन कैमरा हो रहा है, उस पर क्या तैयारी है और उनको लेकर के क्या जागरूकता आप देना चाहेंगे? कैसे जागरूक करेंगे? देखिए कैसे शादी में ये चीज़ जो है की जाए? जी। अब इसमें स्थिति ये है, दोनों पार्टियाँ आपस में सहमत हैं, जब तक हुँ। वो सहमत होती हैं, तब तक तो मतलब किसी दोनों बात ही की कोई अपराधी चर्चा हैं ही नहीं दोनों ही होती है। अपराधी हैं दोनों ही दोनों ही अपराधी अपराधी हैं, हैं लेकिन अगर तीसरा क्योंकि व्यक्ति अगर करना चाहे, द जैसे आप संगठन दहेज चला रहे हैं, लेना अगर संगठन का दहे पदाधिकारी है द दहे हुँ, 1 मिनट दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है, लेकिन यदि दावे में भी लिखा जाता है, तो दान स्वरूप दहेज दिया गया, ऐसा लिखते हैं। हुँ, दान स्वरूप शब्द का प्रयोग करते हैं इसलिए कि उसको दान में जोड़ देते हैं, तो हुँ, वो अपराध नहीं रह जाता है। जैसे हुँ, किसी कमाई में हम भगवान को कुछ अर्पित कर देते हैं तो प्रसाद बन जाता है, तो इसी तरह इसको भी यही कर दिया कि इसमें दान स्वरूप दहेज दिया है और दान स्वरूप हुँ, क्या है तो दहेज ही। वो हुँ, दान स्वरूप लगा दिया इसलिए अपने को बचाव के लिए ये कानूनी लीगल वर्ड है कि दान स्वरूप। तो ये उसमें जो भी दावा तैयार किया जाता है उसमें लिखा जाता है कि दान स्वरूप हुँ, दहेज दिया गया ताकि हम इसको दहेज न कहें, ऐसा है। हुँ। क्योंकि ये सत्य यही है, अब उसको बनाने अच्छा बिगाड़ने की ठीक है। बात अलग है। उसके बाद में क्या होता और है कि जब शादी हो जाती है और फिर दहेज एक्ट कैसे लगाया जाता है? उस समय ये नहीं अदालत पूछती कि तुमने दहेज क्यों दिया था? उस समय भी तो अपराधी उसको ठहराना चाहिए। तब नहीं बोलता है उसका, हाँ, तब दान हाँ, कहाँ चला हाँ। जाता है? देखिए, वही हमने अब एक दहेज का केस मेरे पास आया, एक दहेज का केस मेरे पास आया, मैं लड़के पक्ष से वकील था, तो हमने बहस किया, तो जज साहब ने कहा बताइए वकील साहब, तो मैंने कहा लॉर्डशिप इसमें मैं गुनाहगार हूँ, यानी कि मैं लड़के के पक्ष से उनके फादर की तरफ से था, लड़के की तरफ से था, तो पार्टी को मैं ही कहा जाता, अपने को ही कहा जाता है। तो कहा मैं गुनाहगार हूँ, मैंने दहेज लिया, हाँ, ये तो उनका आरोप है, लेकिन इसके साथ और भी गुनाह मैंने किए हैं। हमने लड़का पैदा कर दिया, उसकी नौकरी लगवा दिया, फिर उसकी दहेज रहित शादी करा दिया और उसको सरकारी क्वार्टर रेलवे का दिला दिया, उसमें रह रही है हमारी बहू।
लड़का रह रहा, मैं गाँव में रोटी और अपनी खाना-पाना किसी तरह से बना खा रहा हूँ, जीवन यापन कर रहा हूँ, ये सब मेरे अपराध हैं। जितने भी मैंने अपराध किए हैं, दहेज तो छोड़ दो, दहेज का तो इन्होंने अपराध मतलब लगाया है कि मैंने दहेज लिया है। लेकिन जो मैंने अपराध किए हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि अपने बच्चे के साथ, अपनी बहू के साथ, तो यदि आपने हुज़ूर अपराध न किया हो, तो हमको सज़ा दे दी जाए। तो जज साहब कहने लगे, अरे भाई, ये तो सही बात कह रहे हैं आप, आपने पढ़ाया, लिखाया, नौकरी लगाया, सही बात है, लेकिन ये आरोप जो लग गया, हमने कहा आरोप नहीं है, ये निराधार फँसाने की साजिश है, हमको दूर करने की साजिश है, हमारे बेटे को दूर करने की साजिश है और आपस में टकराव की साजिश है। बाकी ये अच्छा, दहेज नहीं है। इस पर मैं कानूनी जानकारी और मैं लेता हूँ क्योंकि हमारे बहुत तमाम दर्शक इस वीडियो को देखेंगे। दुल्हन ही दहेज जी। है, मतलब अगर दुल्हन ही दहेज है तो लड़का भी तो 10 बीघा ज़मीन और सरकारी नौकरी मान लिया जाए। लड़का भी तो 10 बीघा ज़मीन और सरकारी नौकरी नहीं लगे तो माना नहीं जा सकता क्या लड़के को? अगर दुल्हन को दहेज माना जा सकता है, तो लड़के को हाँ, क्यों नहीं? सरकारी नौकरी बिल्कुल। और 10 बीघा ज़मीन के बराबर नहीं माना जा भाई, सकता? माना जाना सरकारी चाहिए। नौकरी उसको सरकारी नौकरी नहीं, उसको कमाई का एक बहुत बड़ा पौधा है वो, मनी प्लांट जी, है। लड़के को मनी नहीं प्लांट मानना चाहिए कि हमेशा सर जीवन भर धन की वर्षा करता रहेगा और सुख की हुँ, वर्षा करता रहेगा, ऐसा मानना मतलब चाहिए। दुल्हन तो दहेज मतलब आप है, बोल रहे हो कि वो तो कुछ भी करे, वो तो ड्रम में काट के फेंक दे, कुछ करे, उसका कोई हुँ, कानून नहीं है। लेकिन ठीक है, यदि मनुष्य कहीं से यदि ये वर पक्ष कहीं से कोई ज़रा-सी गलती नहीं भी करता तो गलती उसका आरोपी बन जाता है। ये तो गलत ठीक है। है। ये इस तरह ठीक है। से लोग लोग जो शादियाँ करते हैं, जो लोग लव मैरिज करते हैं, क्या उसमें भी दहेज प्रथा या दहेज एक्ट लगती है, हाँ या ना? इसके बारे में आप थोड़ा-सा प्रकाश डालें उस कि इसमें तो उसमें पिता पक्ष का देख दहेज एक्ट द लगवा द पाता है अगर कल को कोई बातचीत होती? न उसमें देखिए दहेज रही शादी होती है, लेकिन घरेलू हिंसा तो हर जगह होगी। वो नहीं, चाहे वो स्वर्ग नहीं में कह भी रहा हूँ, चले दहेज जाएँ, एक्ट, घर सिर्फ़ दहेज दहेज एक्ट। एक्ट नहीं लगेगा, नहीं ओके, ठीक लगेगा है। क्योंकि दहेज का वहाँ कोई ज़िक्र अगर नहीं होता है। यदि यदि जो लोग शादियाँ कर रहे हैं, शादियाँ क्या कर रहे हैं? हुँ, अरेंज कर रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अरेंज हाँ, मैरेज हाँ, शादी की है। अरेंज अरेंज मैरेज किया मैरिज है। में जो आप कह रहे हैं कि दान दिया जा रहा है, अगर मौके पर पकड़े जाते हैं, हम दान दे रहे हैं, तो वो तो उस समय दान हम मान के हम ले रहे हैं, लेकिन आगे उसका पता नहीं कि कब हमको खामियाज़ा भुगतना पड़े। अगर वही वो लव तो जब मैरिज तक के तहत सहमति ही बनी है। शादी हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, वो तो जी, जी, लव लव मैरिज एक्ट मैरेज में में भी ही अगर देखिए अगर कोई नहीं जिक मैं उसमें मेरी बात आप सुन लें, मेरी बात आप पूरी सुन हाँ, लें। हाँ, शादी अरेंज हो रही है, लेकिन अगर वही शादी जो है लव मैरिज एक्ट में अगर वो शादी पंजीकृत हो जाती है, तो क्या आने वाले हुँ, हुँ, समय में वही जो दहेज एक्ट लगती है, घरेलू हिंसा तो लगनी चाहिए, वो तो दोनों पर लग रही है। हाँ, लेकिन जो दहेज घरेलू एक्ट हिंसा वाला तो नहीं। मामला है, वो तो खत्म हो जाएगा। हाँ, दहेज का कोई वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि मतलब आपने लोग इस अपने व्यवस्था को दोनों अपना सकते हैं। जी, हाँ, व्यवस्था को अपना सकते हैं और इसमें स्पष्ट होता है कि बिना दहेज हमने शादी की है और ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं है। इसमें किसी प्रकार तो का दान-दहेज नहीं दिया गया है। हाँ, इसी पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा आप प्रकाश डालें कि लोग जो अरेंज मैरिज करते हैं, वो अरेंज मैरिज करने के साथ-साथ क्या जो लव मैरिज सर्टिफ़िकेट है या उसके लिए वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं और इससे आगे आने वाले समय में उनका बचाव कितना हो सकता है? मतलब जो पूरा परिवार अब सड़ता है जेलों में, उसका बचाव हो सकता है या नहीं हो सकता है? इस पर भी थोड़ा-सा पूरा आप अब अब इसमें देखिए सरकार ने एक नियम बना रखा है शादी का रजिस्ट्रेशन। शादी हुँ, के रजिस्ट्रेशन में इस समय दोनों पक्ष आते हैं, ऑनलाइन इसमें फॉर्म भरा जाता है और उसकी शादी हो जाती है, सर्टिफ़िकेट इश्यू हो जाता है। इसमें कहीं ज़िक्र नहीं होता हमने दहेज दिया है, जहाँ तक हुँ, हमारा है। जो हुँ, जो शादियाँ हो चुकी हैं, जो अरेंज मैरेज हो चुकी है, उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन जो लव मैरेज करते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन में भी इनका ज़िक्र होना चाहिए कि हमने बिना दहेज के शादी की है। ये रजिस्ट्रेशन में ज़िक्र होना चाहिए। हाँ, हुँ। तब हमें भविष्य में इस तरह का कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाएगा, ना हम उसके दोषी बन पाएँगे। ऐसा मतलब इसमें आप एक लाइन होनी चाहिए। ओके, ठीक है। मतलब आप हाँ, मानते हैं कि जो लव मैरिज के तहत जो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होता है, ठीक वैसा ही जो आम पंजीकरण जो शादी का हो रहा है, विवाह पंजीकरण, उसमें भी अगर ये लाइन आ जाए कि दिया है कि नहीं दिया हाँ, है, सीधी बात है। हाँ, दहेज दे के कर हाँ, रहे हो कि हाँ, बिना दहेज दे के कर रहे हो, वो एक एफिडेविट के साथ में होना चाहिए, ताकि वो एक ही फिर कल को मतलब अपराध ना हो। मतलब यहाँ पर सरकार कल चाहती नहीं है, पूरी पारदर्शिता नहीं रख पा रही, मतलब वो चाहती है कि कल को क्राइम हो, लोग फँसें और लोग जो है जेल काटें, लोग जाएँ क्योंकि फँसे रहेंगे तभी जो है दुकानें चल सकती हैं सरकार की जो अपनी है, सत्ता कहीं हाँ, जानी नहीं चाहिए। जी, सरकार को थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है। इसमें हुँ, थोड़ा-सा संशोधन की आवश्यकता है, हालाँकि योगी जी ने ढेर सारा संशोधन कर रखा है, सब कुछ बना रखा है और भारत सरकार भी इसकी तरफ अग्रसर है। अब आगे जो भी संशोधन होते रहेंगे, जनहित में ही होंगे, लेकिन आप शुरू हो तो गया है अधिवक्ता हैं अभियान। आप तो अधिवक्ता हैं, आपसे क्या इस चीज़ का कहना आप ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा को ज़्यादा समझते हैं।
मतलब पूरे घर को आप बंद कर दीजिए, खिड़की को आप खुला छोड़ दीजिए और आप कहिए दरवाजा तो हमने खोला ही नहीं था, दरवाजे पर तो ताला मार रखा था। तो नहीं नहीं, रास्ता ये तो तो बना है। रखा है ना उन्होंने, एक तो ये हम कह नहीं, सकते हैं कि रास्ता तो है, ये जी, रास्ता है। रास्ता है, लेकिन इसका भी एक इसका हल निकलेगा, ऐसा नहीं है। और अच्छा शुरुआत हो ठीक चुकी है। देखिए, अब भ्रष्टाचार किसी विरोधी शुरुआत हो चुकी है। समय भी कम है, हमें थोड़े-थोड़े अब सवाल आपसे जी, लेने हैं। बाल श्रम में क्या होता है कि बाल श्रम में एक तो कोई बच्चा है, जी, जिसकी माँ बीमार है, पिता बीमार हैं, दोनों बीमार चल रहे जी, हैं, बच्चा 17 साल का है, 17 साल 9 महीने का है, 17 साल 11 महीने का है। अब वह काम कर रहा है कहीं। अब वो कहीं काम कर रहा है, एक तो वो भीख माँगना नहीं चाहता क्योंकि उसको जी। लगता है कि ये बहुत ही गलत बात है कि अगर मैं भीख माँगूँगा, आज तक तो हमारे माता-पिता ने नहीं माँगी, मैं भीख माँग करके गुज़ारा कर पेट पालूँगा, पाल सकता है। हुँ, अब वो काम हुँ। करना चाहता है। किसी बेचारे ने दया करके या कहीं आरसी शर्मा निरंकारी साहब ने ही कहीं लगवा दिया उसको, किसी को बोल के, लगा लीजिए, लड़का है, परेशान है। क्योंकि लोग तो 1-2 दिन खिला देंगे, महीने 2 महीने खिला देंगे, ज़्यादा लंबा तो नहीं खिला पाएँगे, पूरे परिवार को। तो अब वो काम कर रहा है, फ़ोन कर दिया गया, श्रम विभाग को आते हैं और कहते हैं कि भई ये तो आप काम करवा रहे हैं, इलीगल है देश के अंदर। अब उसको सज़ा हो जाती है, केस लड़ता है, एक तो बेचारे ने काम दिया, वेतन भी दे रहा है, अब जी, वो जो 17 साल का 11 महीने का जो बच्चा जो काम करना चाहता है, मैं ऐसे में ये समझना चाहता हूँ कि जो 4 साल का लड़का पैसे के लिए जो काम किया जा रहा है, मतलब बॉलीवुड में जो काम कर रहे हैं उनके छोरे-छोकरे, छोकरियाँ उनकी नाचती हैं, गाती हैं, एक्टिंग करती हैं और वो जो पैसा लेकर के काम कर रही हैं, वो बाल श्रम के अधीन नहीं आता है क्या? क्या केवल जो 17 साल 11 महीने का 17 साल जो 11 महीने 29 दिन का भी अगर वो है और वो जो काम करता है, तो वो बाल श्रम के अधीन आ जाता है। तो वो जो सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करना चाहता है, या तो सरकार बाल पेंशन योजना बना दे, कि जो कमज़ोर हैं उनको बाल पेंशन जो है मिलेगी। तो उसके बाद बिल्कुल। में आप बाल श्रम लगाइए और या तो फिर अगर बाल श्रम ही है, तो क्या वो बाल श्रम के अंतर्गत नहीं है अगर पैसे लेकर के काम किया जा रहा है? क्या वो धंधा है क्या? मतलब वहाँ पर आप कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते हो। तो इस देश में 2 संविधान है क्या? इसमें थोड़ी क्लैरिटी आप लाओ ताकि बहुत सारे लोगों ने सवाल हाँ। पूछा। जी, नहीं, इस नहीं, पर देखिए, आपकी ये बिल बहुत प्रतिक्रिया नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। बहुत ही सटीक, बड़ा सार्थक शब्द आपका प्रश्न है। इसमें देखिए, जो सरकार ने कानून बनाया है, उस कानून के तहत जो नाबालिग का 18 से बिलो हैं, उनके लिए संविधान है कि भई ये बाल श्रम माना जाता है। लेकिन इसमें जो आपने क्वेश्चन किया है कि महिलाओं के लिए जो इसमें फ़िल्म कलाकार हैं, वो भी उसमें लगी हुई हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में, उनको नहीं, भी महिला नहीं, बच्चे देखिए भी लगे हैं, बच्चे भी रूल लगे हैं। जी, बच्चे भी लगे हुए हैं, तो उसके लिए रूल एक होना चाहिए। और जो रूल यहाँ पे चाहे फैक्ट्रीज़ हों, चाहे और भी दुकानें हों, कहीं भी यदि कोई 18 साल से कम बच्चा या बच्ची कहीं काम करता है, तो वो फिर उसके खिलाफ मुकदमा, लेबर डिपार्टमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेके मुकदमा लिखवा देता है कि आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उसकी इंटरनल बात नहीं समझते हैं कि इस बच्चे का सहयोग किसी तरह से हो रहा है, उसका पालन-पोषण हो रहा है, उसका परिवार पल रहा है, ये कोई नहीं देखता है। सिर्फ़ एक पक्ष का मामला देखा जाता है, एक पक्षी मामला देखा जाता है कि बस ये नाबालिग है। और उसकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ नहीं देखी जाती हैं कि उसकी मदद कैसे हो, उसके परिवार का कैसे संचालन हो, उसके परिवार की रोज़ी-रोटी कैसे चले, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। हम और मानते सरकार हैं का इसको पूरी तरह से हम मानते हैं ये काला कानून है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल काला कानून है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है, हुँ, संशोधन नहीं मतलब क्योंकि पूरा ही कानून बदलने की ज़रूरत है, फुल रिफ़ॉर्म की हाँ, इसको आवश्यकता है। जी, फुल रिफ़ॉर्म ठीक की है। आवश्यकता है। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हम अपने दर्शकों को भी कुछ बता दें, हमारे साथ में आरसी शर्मा निरंकारी जी हैं, राजस्थान से हैं, इतना तो समझ ही आप गए होंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ से हैं, अधिवक्ता भी हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं और शायद हम आने वाले समय में इनको जोड़ते भी रहेंगे लगातार, कई विषयों पर भी बातचीत जो है करते रहेंगे। महिलाओं को लेकर के एक सवाल है और समय भी जी, हो चला है और शायद उसी को जी, हम कंप्लीट कर पाएँगे। मान लीजिए कि एक आदमी जिसका हाथ-पैर कट गया है, पैर कट गया है या हाथ कट गया है, नौकरी चली गई है, नौकरी विहीन हो गया है बेचारा, कोई खेती-बाड़ी उसके पास नहीं है, कुछ नहीं है। अब जी, वो महिला को पैसा नहीं दे पा रहा है, महिला की सरकारी जॉब लगी है, सरकारी नौकरी लगी है, प्राइवेट लगी है, 40,000 50,000 पा रही है। हुँ, अब वो कल को उसका दिल किसी आशिक पर आ गया, आजकल आ रहा है, आ ही रहा, भाग भी रही है ये तो बड़ी प्रचलन तेज़ी हो से, गया है। इतनी तेज़ बुलेट ट्रेन जो आई है, वो भी क्या भागेगी? मतलब उसकी तो स्पीड ही कम बढ़ गई है। जिस तरह से भागा-दौड़ी चल रही है, वो तो उसमें रफ़्तारी इतनी है कि हर शाम को हर 1 सेकंड बाद एक खबर आ जाती है, गए, ढूँढते हैं पुलिस वाले पीछे-पीछे, एफआईआर आ जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो ये कहते हैं कि भाई
अब हम अलग होना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर हिंसा करता है, हमें मारता है, पीटता है, केस हो जाता है। अब जज साहब को वो कहती है कि मुझे तो हर महीने खाना खर्चा चाहिए, जबकि उसकी नौकरी एक तरफ लगी है। अब जज साहब कहते हैं कहीं से भी पैसा दो, आप चाहे भीख मांग करके दो, 15,000 का, 10,000 का, 20,000 का, जो बांध दिया जाता है। मतलब ना तो परिस्थिति समझी जाती है, उसको लेकर के हर साल 1 लाख लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। फिलहाल कुछ जज साहब को कमी लग रहा होगा, शायद। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ जजों के परिवारों में और कुछ मंत्रियों के परिवारों में तो कभी होगा नहीं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। डंडे के दम पर रखते हैं औरतों को, बहुत सारे केसेस आते हैं, तो वो कभी दर्द को समझ नहीं पाएंगे। 1 लाख बच्चे हर साल खोते हैं, बच्चे अपने पिता को खो रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों को खो रहे हैं, और ऐसे में जो 1 लाख हत्याएं हो रही हैं, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो जो महिला ये दावा ठोक देती है कि हमको पैसा चाहिए, तब भी सरकार दिलवाती है। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई सरकारी जॉब किसी आदमी की लगी है, किसी व्यक्ति की लगी है, अगर पति की लगी है, हस्बैंड की, तो आप पैसा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पति भी बेरोजगार है और महिला की अगर लगी है, तो वो भी उस पर दावा ठोके। समानता तो तब आएगी कि भाई ये सरकारी जॉब कर रही है, शादी कहीं भी करे, लेकिन ये हर महीने हमें 20,000, 25,000 तब तक देगी जब तक हमारी जॉब नहीं लग जाती है, हमारी नौकरी नहीं लगती। तो समान कानून नहीं है इस देश में। क्या आप मानते हैं कि समान कानून आना चाहिए? केवल महिला महिला के नाम पर कब तक ट्रम्प कार्ड खेला जाएगा? तो यह भी एक काला कानून है जिसके विरोध में कभी कोई नहीं उतरता, उतरना ही नहीं चाहता। अगर हम ये कहें, आप अदालत में, कचहरी में रहते हैं, तो आपको पता है कितने केस आते हैं, कितनी आत्महत्याएं होती है, कितने बिल्कुल बेचारे बिल्कुल। सड़ रहे हैं जेलों में, उन पर कोई चर्चा तक नहीं होती। जी। ये प्रश्न आपका बिल्कुल सटीक है और जनहित में है, क्योंकि देखिए जो समाज में घटनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी महिलाएं, जिनकी पत्नियां सरकारी जॉब में हैं और स्थितियां परिस्थितियां बदलने पर वो मिसगाइड भी हो रही हैं और अपने पतियों के साथ अत्याचार भी कर रही हैं, जिसकी सुनवाई के लिए कोई सरकार ने अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया है। तो हमारा यही सजेशन है, यही निवेदन है कि भाई सरकार से कि इसमें जो भी पीड़ित पक्ष है या अर्थात जो भी आपत्ति पक्ष है, उसकी भी सुनवाई का एक अच्छा एक माध्यम हो। उसके लिए कुछ ऐसा गठन किया जाए, ऐसे आयोग का गठन हो कि उसकी भी सुनवाई हो, ताकि ये डर बना रहे कि हम अपने पति को डिस्टर्ब करेंगे या उसको सताएंगे, या हम सरकारी नौकरी में हैं और इनसे अलग होकर के दूसरी शादी कर लेंगे। तो इस बात का डर होना चाहिए समाज में। देखिए डर से ही लोग चल रहे हैं, अन्यथा निडर होकर के तो बहुत कुछ हो रहा है। कानून की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं लोग, जबकि कानून बना हुआ है तब नहीं मान रहे हैं। इसलिए कानून की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो पति जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए और उनके हित की बात होनी चाहिए। सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जी, ठीक है। तो हमारे साथ में आरसी शर्मा निरंकारी साहब थे। अब एक कमेंट जो है, क्लोजिंग कमेंट बलदेव चौधरी जी का भी ले लेते हैं। उनका कोई सवाल है, उन्होंने पूरे मैटर को सुना, क्योंकि हमने बहुत ही सटीक वो सवाल पूछे जिन्हें जनता जानना चाहती है, और वो हमेशा पूछती भी है कि ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए, और उन पर जो है चर्चा भी हो। शायद अगली बार एक सही और एक नई तैयारी के साथ भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो नया बीएनएस आया है उसमें उम्मीदें करते हैं कि कुछ बदलाव भी हुआ हो, और अगर नहीं हुआ है उसमें हम और क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी देंगे। बलदेव चौधरी। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा, और जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निरंकारी जी, उनसे पहली बार मैं रूबरू हुआ हूं, उनके लिए भी मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि जो विषय चला अभी, और संगठनों, ये निरंकारी जी आदरणीय एक संगठन चला रहे हैं, और मैं अपनी बात करूं तो मैं इसी उद्देश्य से इतने संगठनों से जुड़ा कि मेरा आई कार्डों से एक बॉक्स भरा पड़ा है, और इस उम्मीद के साथ संगठनों से जुड़ा कि जैसा जिनका नाम है क्राइम कंट्रोल, कोई राष्ट्रीय मानवाधिकार, कोई है सुरक्षा आदि आदि। तो मेरा कहने का भाव ये, और निरंकारी जी से मैं काफी समय से टच में हूं, आज पहली बार रूबरू हुआ हूं, चेहरा सामने है, कि जितने भी संगठन हैं उन पर लिखा होता है कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो मुझे लगता है जब भारत सरकार ने मान्यता ही दी है, और जिन उद्देश्यों को संगठन बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार निवारण, अत्याचार का विरोध, तमाम बातें, तो मुझे लगता है हमें उन संगठनों पे पहली बार अमल करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को
बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। दूसरी बात आती है कि जो पूरे भारतवर्ष में दहेज प्रथा की बात आई, और मैं एक 2 मिनट के लिए एक नया पहलू आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं, जिसके मैं पिछले 5 सालों से स्वयं तो उस पर अमल कर ही रहा हूं, उसका विरोध कर ही रहा हूं। बाकी मैं सार्वजनिक तौर पर संदेश देना चाहूंगा कि जो विशेषकर राजस्थान में और अदर स्टेट का तो मुझे पता नहीं, राजस्थान में अधिकतर भरतपुर, अलवर, धौलपुर और अदर अदर हो सकता है कि शादी विवाह में जो डीजे पर अश्लील संगीत का जो प्रचार प्रसार बढ़ा हुआ है, जिसमें इस हद तक अश्लीलता आ गई है, मां सरस्वती का अपमान, संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान, और जिसको सभी मूक बधिर होकर बड़ी ही आसानी से सुन रहे हैं, और जिसका प्रभाव साइड इफेक्ट उसका हमारी आने वाली नई पीढ़ी पर पड़ रहा है, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं करता। बता दें आपको कि जिस प्रकार से महाभारत में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो शब्द ही वो शक्ति अगर भीष्म पितामह चाहते तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, और अजय थे युद्ध में। एक ललकार में दुर्योधन की ताकत नहीं थी कि अगर भीष्म पिता एक फटकार लगा देते तो दुर्योधन ऐसा कुछ करता, नारी का अपमान करता। लेकिन यहाँ तो शाब्दिक शब्द का बलात्कार हो रहा है, संपूर्ण नारी जाति का बलात्कार हो रहा है अश्लीलता के अंदर। लेकिन सरकार, शासन, प्रशासन मूक है, पूरी जनता भी मूक है और बड़े ही प्रेम से सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कोई भी संगठन हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, हमें सबसे पहले आने वाली पीढ़ी के लिए स्वयं में सुधार करें। और उसके अलावा जैसे मैं हूं, जरूरी नहीं है कि मैं किसी संगठन से जुड़कर ही ये करूं, कोई भी मानवता के नाते पहली बात तो ये भलाई कर सकता है। फिर भी संगठन का उद्देश्य होता है, जैसे किसी संगठन का सहारा जब लिया जाता है क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, परंतु जब बहुत सारे संगठन मैंने सुने और उनमें मुझे जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि निरंकारी जी तो काफी हद तक सक्रिय रहे हैं, मुझे फोन पर बात होती रहती है, लेकिन काफी ऐसे संगठन है देश में जो नाम के तो संगठन है लेकिन काम उनका धन उपार्जन है, कोई उनको लेना देना नहीं है किसी भी भलाई से, किसी भी सामाजिक सुधार से। तो मैं सभी संगठनों को यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर हमें संगठन चलाने हैं, संगठनों का नाम करना है, तो धरातल पर ही जिन बातों को संगठन में दर्शाते हैं, लिखते हैं कि भ्रष्टाचार का निवारण करेंगे, समाज का सुधार करेंगे, शिक्षा पर अमल लाएंगे, तो उनको धरातल पर करो, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अपने चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि अगर कोई पीड़ित है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी के ऊपर जो है फर्जी मुकदमा हो गया है या फिर किसी का मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहा है, पुलिस आपको प्रताड़ित कर रही है, आपसे घूस मांग रही है, आप दलाली का शिकार हो चुके हैं, ठगी का शिकार हो चुके हैं, कहीं आपने कोई जमीन ली है और उसका भी निवारण नहीं हो रहा है, तो आप जो है हमारे नीचे चल रहे नंबरों पर आप संपर्क करें, आपको दिखाएंगे, इन्वेस्टिगेशन भी करवाएंगे और आपको न्याय मिले, ये पूरा प्रयास रहेगा एटीवी न्यूज चैनल का। लगातार हम वर्षों से कई हजार केसेस अभी तक हमने निपटाए हैं, कई हजार लोगों को मदद भेजी है और लगातार हम बातचीत करते हैं। प्रयास यही रहता है कि हर पीड़ित को न्याय मिल सके, चाहे पत्रकार हो, अधिवक्ता हो, प्रवक्ता हो, राजनेता हो, पुलिसकर्मी हो, प्रशासन का कोई व्यक्ति हो, आम नागरिक हो। इस चौथे स्तंभ की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। केवल हिंदू मुस्लिम तक ही सीमित हम नहीं रहते हैं, हम डिबेट तक ही सीमित नहीं रहते, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में ही हम सिर्फ उलझे नहीं रहते हैं। डेमोक्रेसी है देश में, सब देख लेगी, सरकार है, सब देख लेगी, लेकिन असल जो मुद्दे हैं वो है आम लोगों के, आम जनता के। नजदीक से जाना है, करीब से पहचाना है। आज तक हजारों जो है केसेस में हाथ डाला है, तो हमें मालूम है इस देश में किस तरह के काले कानून हैं, जिन्हें काले कानून असल में नाम दिया जाता है और जो देने वाले उनको पता ही नहीं काला कानून होता क्या है, क्योंकि वो कभी गुजरे नहीं है। काले कानून का काला साया उनके ऊपर पड़ा नहीं है असल में, एक बार पड़ जाए तो रूह उनकी कांप जाएगी। ऐसी बातें, ऐसे कानून जो जरा-जरा सी चीज़ों में लग जाते हैं और पूरी उम्र गुज़र जाती है उनकी जेलों में। पूरे परिवार की निर्दोष आज भी जेल काटते हैं। अगर काला कोट इस देश में ना हो, तो ये समझिए कि आप एक दिन भी आप हिंदुस्तान में रह नहीं सकते। काला कोट है तो आप रह रहे हैं।
आपको जगह-जगह आपको चलने, फिरने, उठने, बैठने, सोने, खाने, पीने हर चीज़ का आपको पैसा देना पड़ेगा इस देश में। और जो वर्दी है वही आपके घर में पहुँच जाएगी शाम को डंडा खटखटा के। काला कोट है तो भी आप बचे हैं, संगठन है तो ही बचे हैं। तो इन संगठनों को गंभीरता से लें, इन संगठनों में मेहनत करें, इन संगठनों को आगे बढ़ाएँ, इन संगठनों को आगे ले जाएँ, क्योंकि संगठन में आप मेहनत ही नहीं करेंगे, आप इन पर विश्वास नहीं करेंगे तो संगठन कैसे बढ़ेंगे? संगठनों को बढ़ाने के लिए आपको अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, समय खर्च करना पड़ेगा, ताकि आप पर मुसीबत या किसी पर मुसीबत आए तो आप हाथ बढ़ाएँ, आप पर मुसीबत आएगी तो लोग आपके लिए खड़े होंगे, हाथ बढ़ाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आरसी शर्मा निरंकारी जी, बलदेव चौधरी जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार और हम इसी तरह के डिबेट, इसी तरह के प्रयास करते रहेंगे लगातार। बस आपका सहयोग चाहिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें, आप चैनल के वीडियो को शेयर करें और कोई आपका सवाल रह गया हो बाकी आप उसे कमेंट में लिख के भेजें या फिर चल रहे नंबरों पर आप सीधे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर के भी आप सीधे हमें लिख सकते हैं। अगले डिबेट में प्रयास रहेगा कि आपके वो सवाल जो है पूछें, जो हमारे मेहमान रहेंगे, उनसे बिल्कुल जो है पूछा जाएगा और आप तक वो सवाल जो है उसका उत्तर वो पहुँचाया भी जाएगा। क्योंकि जो हमारी जवाबदेही है वो तो हम तय करते ही हैं, साथ में जिन लोगों की भी जवाबदेही है, उनकी भी तय करवाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।